हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट स्टडी विद अनिल के डेली करंट अफेयर्स के सेशन में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे 7 जून 2022 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। और इन प्रश्नों से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन सकते हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और आज के इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले कल के सेशन में जो भी प्रश्न पढ़ाए गए थे उनका हम सबसे पहले क्विक रिवीजन कर लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? 5 जून को हर साल विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। हाल ही में राष्ट्रपति ने किस राज्य में संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र एवं स्वदेश दर्शन योजना का उद्घाटन किया? तो ये किस राज्य में किया था? उत्तर प्रदेश में। केंद्रीय मंत्री श्री भगवंत खुबा ने किस राज्य में NSEFI के अखिल भारतीय रूफटॉप सौर जागरूकता अभियान की शुरुआत की है? तो ये किस राज्य में की थी? कर्नाटक राज्य में। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत और किस देश ने रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए विजन स्टेटमेंट अपनाया है? तो ये किस देश ने अपनाया है भारत के साथ? इजराइल ने। हाल ही में अंजुम मौदगिल ने ISSF निशानेबाजी विश्व कप 2022 में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने हाल ही में रजत पदक जीता है। हाल ही में जारी टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटीज़ रैंकिंग 2022 में कौन सी यूनिवर्सिटी जो है वो शीर्ष स्थान पर रही है? तो ये जो यूनिवर्सिटी है वो सिंघुआ यूनिवर्सिटी है जो कि पहले स्थान पर रही है। चर्चा में रहा पुनीत सागर अभियान, ये किसके द्वारा चलाया गया था? पुनीत सागर अभियान जो है वो NCC के द्वारा चलाया गया था। आगे बढ़ते हैं। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक किस राज्य में शुरू होंगे? तो राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक के राजस्थान में इनका आयोजन किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में चिल्का झील में मछली पकड़ने वाली बिल्लियों के लिए दुनिया की पहली गणना का अनुमान लगाया गया। ये झील किस राज्य में स्थित है? तो जो चिल्का झील है वो उड़ीसा राज्य में स्थित है। और चिल्का झील जो है वो एक लैगून झील का उदाहरण है। हाल ही में 6 जून को किस सर्च इंजन ने एंजेलो मोरियोनडो की 171वीं वर्ष एनिवर्सरी पर एक विशेष डूडल बनाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी? तो इस प्रश्न का जो उत्तर था वो क्या था? गूगल। यानी कि गूगल ने अभी हाल ही में 6 जून को एंजेलो मोरियोनडो की 171वीं वर्ष एनिवर्सरी पर एक डूडल बनाकर उनको श्रद्धांजलि दी। तो ये सर्च इंजन कौन था? गूगल था, गूगल सर्च इंजन। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। प्रश्न 1, फ्रेंच ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? ऑप्शंस हैं नोवाक जोकोविच, रोजर फेडरर, डेनियल मेदवेदेव, राफेल नडाल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, राफेल नडाल। यानी कि राफेल नडाल ने फ्रेंच ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। फ्रेंच ओपन जो है वो वर्ष का दूसरा ग्रैंड स्लैम होता है। स्पेनिश खिलाड़ी राफेल नडाल। तो राफेल नडाल का जो संबंध है वो स्पेन से है। ये एग्जाम्स में पूछा जाता है कि कौन सा जो खिलाड़ी है वो किस देश से है। तो इसको याद रखना है कि राफेल नडाल स्पेन के एक खिलाड़ी हैं। स्पेनिश खिलाड़ी राफेल नडाल ने नॉर्वे के 23 वर्षीय कैस्पर रूड को 6-3, 6-3 और 6-0 से मात देकर 14वीं बार फ्रेंच ओपन के खिताब पर कब्जा किया है। यानी कि फ्रेंच ओपन का जो टाइटल है इन्होंने ये 14वीं बार अभी हासिल किया है। और कुल 22वां ग्रैंड स्लैम, अगर हम टोटल ग्रैंड स्लैम की बात करें तो इनका ये जो ग्रैंड स्लैम है वो कौन से नंबर का है? 22वां है। और केवल फ्रेंच ओपन में देखें कि कौन सा इनका ये जो टाइटल है तो 14वीं बार फ्रेंच ओपन में, और टोटल मिलाकर 22वां ग्रैंड स्लैम है। तो जो ग्रैंड स्लैम्स होते हैं ये साल में 4 बार इनका आयोजन किया जाता है। आगे हम डिस्कस करेंगे इसका। यह 22 मई से 5 जून 2022 तक पेरिस के फ्रांस में स्टेड रेलैंड गैरेस में आयोजन इसका जो है किया गया था। स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर जो हैं खिलाड़ी वो स्विट्जरलैंड से संबंधित हैं। और सर्बिया के एक हैं नोवाक जोकोविच का जो संबंध है वो सर्बिया से है। और रोजर फेडरर का संबंध स्विट्जरलैंड से है। ने 20-20 बार ग्रैंड स्लैम टाइटल पर अपना कब्जा जमाया है। इन दोनों ने 20-20 बार टोटल ग्रैंड स्लैम हासिल किए हैं। और राफेल नडाल से ज़्यादा ग्रैंड स्लैम खिताब पाने का जो रिकॉर्ड है वो सेरेना विलियम्स के पास है। इन्होंने कुल मिलाकर 23 ग्रैंड स्लैम अभी तक जीते हैं। और मार्गरेट कोर्ट, इनका टोटल कितना है? 24 टोटल ग्रैंड स्लैम हासिल किए हैं। तो टोटल जो ग्रैंड स्लैम होते हैं इनकी संख्या क्या होती है? 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होते हैं जिनको हम मेजर भी कहते हैं।
तो सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि जो वर्ष का पहला कौन सा रहता है, अंतिम कौन सा खेला जाता है, या किस महीने में इसका आयोजन किया जाता है, और इसके लिए किस टाइप का जो कोर्ट होता है उसका प्रयोग किया जाता है। ये एग्ज़ाम्स के दृष्टि से अगर देखें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। ऑस्ट्रेलियन ओपन जो रहता है वो वर्ष का पहला ग्रैंड स्लैम होता है, ये जनवरी में इसका आयोजन किया जाता है। फ्रेंच ओपन जो अभी हाल ही में हमने इसके बारे में डिस्कस किया, फ्रेंच ओपन जो है मई और जून महीने में इसका आयोजन होता है। विंबलडन ये जून और जुलाई में, और यूएस ओपन जो कि जो वर्ष का चौथा ग्रैंड स्लैम है, इसका आयोजन जो है इसको यूएस ओपन बोलते हैं। अगस्त और सितंबर महीने में इसका आयोजन किया जाता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन इन दोनों को हार्ड, ये जो इनका कोर्ट होता है वो हार्ड होता है, और जबकि फ्रेंच ओपन मिट्टी के कोर्ट पर खेला जाता है, और विंबलडन जो होता है वो घास का, इसका जो कोर्ट होता है वो घास का होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अभी ये दूसरा ग्रैंड स्लैम का जो आयोजन किया गया था फ्रेंच ओपन, तो इसमें जो है पुरुष एकल की अगर हम बात करें तो पुरुष एकल में ये जो टाइटल है वो किसने हासिल किया है, राफेल नडाल ने। अभी हम सूची देख लेते हैं इसमें विजेताओं की, कि फ्रेंच ओपन 2022 के विजेताओं की सूची क्या है। इसमें टाइटल वार हम देखेंगे, इसमें कौन कौन विजेता रहे और उपविजेता रहे। इसमें टाइटल की अगर हम बात करें तो ये एक तो एकल में आयोजन होता है इसका, एक युगल होता है और एक क्या होता है, मिश्रित। तो एकल में हम पुरुष एकल की बात करें तो पुरुष एकल ये राफेल नडाल ने इस पुरस्कार को जीता है, स्पेनिश खिलाड़ी हैं। महिला एकल में इगा स्विफ्टेक जो कि पोलैंड की हैं। और पुरुष युगल की अगर हम बात करें तो मार्सेलो अरवलो और जीन जूलियन रोजर। महिला युगल की अगर हम बात करें तो कैरोलिन गार्सिया और क्रिस्टीना मलादेनोविक जो कि फ्रांस की हैं। मिश्रित युगल एना शेभारा और वेस्ले कूल होप जो कि नीदरलैंड के हैं। तो ये जो विजेता हैं ये देख सकते हैं कि पुरुष एकल, महिला एकल, पुरुष युगल, महिला युगल और मिश्रित। और ये जो श्रेणी है इसमें आप देख सकते हैं ये उपविजेताओं की श्रेणी है, इसको आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में किस देश का नाम बदलने के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है? ऑप्शंस हैं ओमान, जॉर्जिया, तुर्की, ईरान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, तुर्की। यानी कि तुर्की का जो अनुरोध था, उसने संयुक्त राष्ट्र से अभी हाल ही में अनुरोध किया था, तो उसने उस देश का नाम बदलने का अनुरोध जो है वो स्वीकार कर लिया है, और तुर्की का जो नया नाम है वो तुर्की हो जाएगा। अंकारा क्या है? ये तुर्की की राजधानी है। अंकारा के परिवर्तन के अनुरोध के बाद संयुक्त राष्ट्र ने संगठन में तुर्की गणराज्य के देश का नाम तुर्की से तुर्कीये में बदल दिया है। संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक को तुर्की के विदेश मंत्री मेवलुत कावुसोग्लू ने महासचिव एंटोनियो गुटेरस, ये जो महासचिव हैं ये संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरस को संबोधित करते हुए सभी मामलों के लिए तुर्की के बजाय अब जो नया शब्द है तुर्की के बजाय तुर्की का उपयोग करने का अनुरोध किया है। तुर्की के बारे में जान लेते हैं। इसकी राजधानी क्या है? अंकारा है। वर्तमान के राष्ट्रपति हैं रेसेप तय्यिप एर्दोगन। मुद्रा क्या है इसकी? तुर्की लीरा। अगर हम तुर्की की वर्ल्ड मैप में बात करें तो ये जो तुर्की है यहाँ पे इसका लोकेशन है मैप में, ये पोर्शन यूरोप में पड़ता है, ये जो पोर्शन है ये एशिया महाद्वीप का है। बाकी अगर ये पोर्शन देखें तो उत्तरी अमेरिका और ये दक्षिणी अमेरिका, और ये कौन सा कॉन्टिनेंट है? ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, और ये ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है। तो तुर्की जो है वो यूरोप को एशिया से अलग करता है, यानी कि तुर्की का एक शहर है इस्तांबुल यूरोप और एशिया दोनों को क्या है? इस्तांबुल अलग करता है। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 4 जून, 5 जून, 6 जून, 7 जून। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 6 जून। यानी कि 6 जून को हर साल संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस मनाया जाता है। यह पूरे संगठन में संयुक्त राष्ट्र द्वारा उपयोग की जाने वाली छह भाषाएं कौन कौन सी हैं? अंग्रेजी, अरबी, स्पेनिश, चीनी, रूसी और फ्रेंच आधिकारिक भाषाओं में से एक है। आधिकारिक भाषाएं अगर हम संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो इसमें आधिकारिक भाषाएं टोटल 6 आधिकारिक भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, जिसमें से रूसी भाषा एक है। इस दिवस की जो स्थापना है वो संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को के द्वारा 2010 में की गई थी। 6 जून
महान रूसी कवि A.S. पुष्किन का जन्मदिन बहुभाषावाद और सांस्कृतिक विविधता के समर्थन और विकास के कार्यक्रम के हिस्से के रूप में संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस मनाता है। रूसी भाषा दिवस आयोजित करने का जो निर्णय है वो वैश्विक संचार विभाग के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की पूर्व संध्या पर लिया गया था, जिसे यूनेस्को की पहल पर 21 फरवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो 21 फरवरी को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। तो रशियन लैंग्वेज डे ये कब मनाया जाता है? हर साल 6 जून को। आगे बढ़ते हैं। अवैध, गैर रिपोर्टेड और अनियमित मत्स्य पालन के खिलाफ लड़ाई का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 5 मई, 5 जुलाई, 4 जून, 5 जून। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, 5 जून। संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन यानी FAO के अनुसार IUU मतलब इलीगल यानी अवैध, अनरिपोर्टेड मतलब गैर रिपोर्टेड और अनरेगुलेटेड यानी कि अनियमित। तो IUU मछली पकड़ने की गतिविधियां प्रत्येक वर्ष 11 से 26 मिलियन टन मछली के नुकसान के लिए जिम्मेदार है। लगभग जो मछली का जो पकड़ने की जो नुकसान है इसका वो 11 से 26 मिलियन टन नुकसान होने का जो है वो अनुमान है इनका। ये जिम्मेदार है, कौन जिम्मेदार है? IUU। ये रिपोर्ट किसके अनुसार ये बताई गई है? खाद्य और कृषि संगठन FAO के द्वारा। IUU मछली पकड़ने की गतिविधियों से हमारे समुद्री संसाधन के लिए एक स्थायी खतरा बना हुआ है। 2015 में FAO के भूमध्य क्षेत्र के लिए भूमध्य सागरीय क्षेत्र के लिए सामान्य मत्स्य आयोग ने प्रस्तावित किया है कि अवैध, गैर रिपोर्टेड और अनियमित मत्स्य पालन के खिलाफ लड़ाई का एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित करने के लिए एक पहल शुरू की जाए। दिसंबर 2017 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने स्थायी मत्स्य पालन पर अपने वार्षिक प्रस्ताव में 5 जून को अवैध, गैर रिपोर्टेड और अनियमित मत्स्य पालन के खिलाफ लड़ाई का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया। तो ये कब घोषित किया गया था? UNO के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र महासभा 2017 में। खाद्य और कृषि संगठन, इसके बारे में जान लेते हैं। खाद्य और कृषि संगठन क्या होता है? इसकी स्थापना कब हुई थी? 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? रोम, इटली में स्थित है। और इसके अध्यक्ष कौन है? क्यू डोंग्यू, जो कि 9वें महानिदेशक हैं। अब हम जान लेते हैं कि जून महीने में कौन कौन से दिवस मनाए गए थे। 1 जून को क्या मनाया गया था? विश्व दुग्ध दिवस। 2 जून को अंतर्राष्ट्रीय सेक्स वर्कर्स डे और तेलंगाना का जो गठन दिवस है ये भी 2 जून को ही मनाया जाता है। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया गया था। 4 जून को मासूम बच्चों की अंतर्राष्ट्रीय पीड़ा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया था। 5 जून को हर साल क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी नाबार्ड के अध्यक्ष डॉक्टर GR चिंताला ने कहा है कहाँ पर माई पैड माई राइट प्रोग्राम लॉन्च किया है? ऑप्शंस हैं लेह, श्रीनगर, देहरादून, कारगिल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, लेह। यानी कि नाबार्ड के अध्यक्ष डॉक्टर GR चिंताला ने अभी लेह में माई पैड माई राइट प्रोग्राम लॉन्च किया है। नाबार्ड के नैब फाउंडेशन के द्वारा 7.5 लाख रुपए की मशीनरी और सामग्री के साथ शुरू किया गया कार्यक्रम है। इस अनूठी परियोजना के तहत स्वयं सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी SHG के नेटवर्क के माध्यम से पुरस्कृत सैनिटरी पैड बनाने की मशीनें लगाई जाएंगी। नाबार्ड के बारे में जान लेते हैं। इसका जो गठन हुआ था कब हुआ था? 12 जुलाई 1982 को। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। और इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं गोविंदा राजुलू चिंताला। नाबार्ड, इसकी फुल फॉर्म अक्सर एग्जाम्स में कभी कभी पूछ लेते हैं। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। और इसका गठन कब हुआ था? 1982 में। और इसका मुख्यालय मुंबई। ये एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। माई पैड माई राइट ये कहाँ पे लॉन्च किया गया था प्रोग्राम? लेह में। आगे बढ़ते हैं।
भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य संप्रति एक्स अभ्यास 5 जून से 16 जून 2022 तक आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन है नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, अमेरिका। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी बांग्लादेश। भारत बांग्लादेश द्विपक्षीय रक्षा सहयोग एक संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास संप्रति एक्स बांग्लादेश के जशोर सैन्य स्टेशन में आयोजित किया जा रहा है। अभ्यास का जो उद्देश्य है वो दोनों सेनाओं के बीच में अंतः क्रियाशीलता को मजबूत करना और एक दूसरे के सामरिक अभ्यास और परिचालन तकनीकों को समझना है। भारत और बांग्लादेश के बीच में अभी 1 जून 2022 से तीसरी पैसेंजर एक्सप्रेस मिताली की शुरुआत हुई है। बांग्लादेश ने अपने खुद का जोग जोग मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। बांग्लादेश के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी राजधानी कहाँ है? ढाका में। इसके वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना हैं और राष्ट्रपति हैं अब्दुल हमीद। अब बांग्लादेश की जो है वर्ल्ड मैप में लोकेशन की अगर हम बात करें तो ये वर्ल्ड मैप में इसकी स्थिति है इंडिया के साथ, ये बाउंड्री लाइन अपना साझा करता है और थोड़ा सा यहाँ पे ये म्यांमार के साथ में भी थोड़ा सा अपना बाउंड्री लाइन ये साझा करता है। अगर हम इसमें देखें, ये जो गंगा रिवर है और ये जो ब्रह्मपुत्र यहाँ से आती है, ये ब्रह्मपुत्र यहाँ पे किसके नाम से जानी जाती है? जमुना में। ये बांग्लादेश में आने के बाद और ये गंगा और जमुना जब ये मिल जाती हैं तो ये यहाँ से यहाँ तक ये मेघना बन जाती है और ये फिर बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है, यानी कि बे ऑफ बंगाल में ये अपना डेल्टा बनाती हैं। आगे बढ़ते हैं। बर्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन ने भारत के किस राज्य को दुनिया के पहले जैविक और अपराध मुक्त राज्य के रूप में मान्यता दी है? ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम, मेघालय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सिक्किम, ऑप्शन सी। तो अभी हाल ही में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन ने भारत का जो राज्य सिक्किम है उसको पहले जैविक और अपराध मुक्त राज्य के रूप में मान्यता दी है। इस पुरस्कार ने सिक्किम की स्थिति को 100% जैविक नीति स्थापित करने वाले दुनिया के पहले राज्य के रूप में उजागर किया है, जिसने मूल रूप से रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का उपयोग करने पर रोक लगा दी है। सिक्किम के नामची में एक फुटबॉल खिलाड़ी बाईचुंग भूटिया के नाम पर एक स्टेडियम बनाया जाएगा। सिक्किम के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी जो राजधानी है वो गंगटोक है। इसके वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? प्रेम सिंह तमांग। और इसके जो राज्यपाल हैं वो गंगा प्रसाद हैं। सिक्किम की अगर हम मैप में अगर हम बात करें इसकी, तो ये जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितना बनाता है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा ये बनाता है 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। एक नेपाल के साथ में बनाता है, दूसरा तिब्बत के साथ में बनाता है और तीसरा जो बनाता है वो भूटान के साथ में बनाता है। इसकी 3 अंतर्राष्ट्रीय, यानी तिब्बत जो कि चाइना के अधिकार क्षेत्र में है अभी, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है 3 ओर से साझा करता है, नेपाल, तिब्बत, चाइना कह सकते हैं, या तीसरा भूटान। तो 3 अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्रीज हो गई और एक जो बाउंड्री है वो भारतीय राज्य यानी कि पश्चिम बंगाल के साथ में यहाँ पे ये साझा करता है। पश्चिम बंगाल ये जो एरिया है ये पूरा वेस्ट बंगाल है, तो ये एक राज्य से टच करता है। अगर सिक्किम की हम अगर भारत में एरिया वाइज अगर हम बात करें तो गोवा राज्य के बाद में ये दूसरा सबसे छोटा राज्य, यानी कि गोवा जो है वो एरिया में सबसे छोटा है। इसके बाद दूसरे जो एरिया वाइज है वो सिक्किम का स्थान आता है। और हम बात करते हैं इसमें कुछ पर्वत श्रेणियों की। तो जो कंचनजंगा जो कि देश की दूसरे नंबर की सिक्किम में ही स्थित है कंचनजंगा, ये जो श्रेणी है वो भारत की दूसरे नंबर की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। तो भारत की पहली सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? मतलब अगर हम सबसे फर्स्ट जो हाइट की बात करें तो वो है आपकी K2 मतलब गार्डविन आस्टन के नाम से भी जानी जाती है, K2 या गार्डविन आस्टन। ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। दूसरे नंबर पे आती है कंचनजंगा जो सिक्किम राज्य में है, ये दूसरी भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और इसका कंचनजंगा का अगर हम विश्व के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो विश्व में ये तीसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी है। और विश्व में अगर हम पहला, दूसरा और तीसरा सबसे हाइट
में चोटी की अगर हम बात करें तो पहला आता है माउंट एवरेस्ट का, माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल में स्थित होती है। दूसरी आती है K2 या गार्डवेन आस्टन, और तीसरी आती है कंचनजंगा जो कि सिक्किम राज्य में है, कंचनजंगा। आगे बढ़ते हैं। किस देश के शोधकर्ताओं ने दुनिया के सबसे बड़े पौधे पोसिडोनिया ऑस्ट्रेलिस की खोज की है? ऑप्शंस हैं अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चीन, रूस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। यानी कि अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के शोधकर्ताओं ने दुनिया के सबसे बड़े पौधे पोसिडोनिया ऑस्ट्रेलिस की खोज की है। तो पोसिडोनिया ऑस्ट्रेलिस नामक पौधा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की शार्क खाड़ी में स्थित विश्व विरासत क्षेत्र के उथले पानी में द यूनिवर्सिटीज ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया और फ्लंडर्स विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं के द्वारा खोजा गया है। पोसिडोनिया ऑस्ट्रेलिस 180 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ये समुद्री घास की एक प्रजाति है। ये क्या है? एक समुद्री घास की प्रजाति होती है जिसमें चमकीले हरे रंग की पत्तियां होती हैं जो कि 80 सेंटीमीटर से भी लंबी हो सकती हैं। ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात करें तो इसकी राजधानी कहाँ है? कैनबरा में है, और इसकी मुद्रा है डॉलर, और वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? एंथनी एल्बनीज। ये जो घास है वो पोसिडोनिया ऑस्ट्रेलिस है। और ऑस्ट्रेलिया की अगर हम विश्व मैप में इसकी स्थिति की बात करें तो ये जो कॉन्टिनेंट है ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ये एशिया महाद्वीप है, ये यूरोप है, अफ्रीका महाद्वीप, और ये उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, और सबसे नीचे ये जो वाइट है ये अंटार्कटिका। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अल्बानिया के नए राष्ट्रपति कौन बने? ऑप्शंस हैं रेक्सेप मेदानी, एलिर मेटा, बलराम बेगज, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, बलराम बेगज। अगर हाल ही की जो नियुक्तियां हैं उनके बारे में बात करें तो जोस रामोस होर्टा जो कि पूर्वी तिमोर के नए राष्ट्रपति बने हैं, एंथनी एल्बनीज जो कि ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं, एलिजाबेथ बोर्न जो कि फ्रांस की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी हैं, मार्कोस जूनियर ने फिलीपींस के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है, रोड्रिगो चॉप्स कोस्टा रिका के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं। अल्बानिया की हम बात करें, इसकी राजधानी है तिराना, प्रधानमंत्री एदिरामा, और मुद्रा है अल्बानियन लेक। अल्बानिया की अगर हम वर्ल्ड मैप में इसकी स्थिति लोकेशन की अगर हम बात करें तो ये जो ग्रीन कलर से है ये अल्बानिया है, ग्रीन कलर से, और ये इसका जो है बाउंड्री किसके साथ साझा करता है? मैसिडोनिया, ये ग्रीस के साथ में, मॉन्टीनीग्रो, और ये है अल्बानिया। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में IIFA 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? ऑप्शंस हैं शाहरुख खान, अक्षय कुमार, रणबीर कपूर, विक्की कौशल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, विक्की कौशल। 22वां नेक्शा IIFA यानी कि आईफा अवार्ड का आयोजन 3 से 4 जून को अबू धाबी के यास आइलैंड में हुआ, जिसकी ओपनिंग सेरेमनी 2 जून को हुई। विक्की कौशल को ये जो अवार्ड है वो फिल्म सरदार ऊधम सिंह के लिए दिया गया है। बेस्ट एक्ट्रेस का जो आईफा 2022 अवार्ड है वो अभिनेत्री कृति सेनन को उनकी फिल्म मिमी के लिए दिया गया है। सपोर्टिंग रोल फीमेल का खिताब अभिनेत्री सई ताम्हड़कर ने फिल्म मिमी के लिए जीता है। सहायक भूमिका पुरुष की बात करें तो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का पुरस्कार जो है बेहतरीन अभिनेता पंकज त्रिपाठी ने फिल्म लूडो के लिए जीता है। और इस साल का आईफा बेस्ट स्टोरी ओरिजिनल अगर स्टोरी का बात करें तो ये अनुराग बसु ने अपनी फिल्म लूडो के लिए अपने नाम किया है। शेरशाह को बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है। ये कौन है? ये है विक्की कौशल। आगे बढ़ते हैं। कल के प्रश्न का उत्तर, यानी कि कल एक प्रश्न पूछा गया था जिसका उत्तर आपको कमेंट्स के जरिए बताना था। प्रश्न क्या था? कौन सी कंपनी के द्वारा देश के सबसे बड़े एयरपोर्ट जेवर एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा? ऑप्शंस थे टाटा प्रोजेक्ट, सापूरजी, पल्लोनजी ग्रुप, लार्सन एंड टुब्रो ग्रुप, L&T और अदानी ग्रुप। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर था वो ऑप्शन ए था, यानी कि टाटा प्रोजेक्ट के द्वारा देश के सबसे बड़े एयरपोर्ट जेवर एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा। तो भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा जेवर एयरपोर्ट जो कि ग्रेटर नोएडा में है, ग्रेटर नोएडा
नोएडा की फुल फॉर्म क्या है? न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, नोएडा, यानी कि न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। आगे बढ़ते हैं। आज का सवाल है, इसका जवाब जो है आपको कमेंट्स के जरिए बताना है। क्वेश्चन क्या है? राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक किस राज्य में शुरू किए जाएंगे? ऑप्शंस हैं छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान और झारखंड। तो इसका सही उत्तर आपको कमेंट्स करके बताना है। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।